नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राष्ट्र की उन्नति की बात होती है तो बात होती है राष्ट्र के हर एक वर्ग की, हर एक घटक की। और कहा जाता है कि यदि किसी भी राष्ट्र को विकास के शीर्ष पर लेकर जाना है, किसी राष्ट्र को उन्नति करनी है, तो उसका हर एक वर्ग, हर एक घटक वह उसमें बराबर यदि योगदान देता है तो स्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। अब बात करते हैं देश की आधी आबादी की, अर्थात महिलाओं की। तो राष्ट्र की उन्नति में महिलाओं की भूमिका, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं सपना वर्मा जी। सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपना वर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही आप संस्थापक अध्यक्ष हैं विमेन सोशल स्पोर्ट्स ग्रुप की और संस्थापक ट्रस्टी हैं ऑटिज्म मित्र सोसाइटी की। और भी आप अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में होते रहते हैं। सपना जी, सबसे पहले चर्चा आपसे यही करना चाहेंगे कि जब बात होती है राष्ट्र की उन्नति में महिलाओं की भूमिका की, तो इस दौर में जब 2022 में हम जी रहे हैं और सब तरफ एकता और समानता की जब बात होती है, समता की, समरसता की, समानता की बात होती है, किसी प्रकार का भेद नहीं हो, इस दौर में क्या लगता है महिलाएं जो है वो राष्ट्र की उन्नति में किस प्रकार से निर्वहन कर रही हैं अपनी भूमिका का? नहीं, ये तो मैं कहूँगी कि भाई हम 50% हैं जी। तो भूमिका तो हमारी अगर पूरी 50% के हिसाब से अगर देखी जाए, यानी पूरी 100% हम भूमिका निभाएं तो राष्ट्र की उन्नति में हम बहुत सहयोग कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से भूमिका अपनी नहीं निभा पा रहे हैं। और लेकिन पीछे के काल से देखा जाए तो बहुत सी महिलाएं जो हैं उनमें अब जागरूकता आ रही है और महिलाएं भी, उनको भी लग रहा है कि हमें भी राष्ट्र की उन्नति में जो है वो आगे आना चाहिए। तो महिलाओं को भी लग रहा है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए उन्हें भी अपनी भूमिका और बेहतर तरीके से वो निभा सकती हैं, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसी दिशा में सपना जी हम कह सकते हैं कि अनेक सामाजिक संगठन भी काम करते हैं। आपने जिस संगठन का निर्माण किया है, आप संस्थापक अध्यक्ष हैं विमेन सोशल स्पोर्ट्स ग्रुप की। ये आपका जो संगठन है ये किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है? मैं लगभग 15 साल से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैंने ये देखा था कि भाई हर 3 घर में, अगर मैं अपना रेशियो निकालूं तो हर 3 घर में एक महिला कहीं ना कहीं फिजिकली फिट नहीं है। तो हमने ये जो है ट्रस्ट का ये निर्माण किया और हमारा जो ग्रुप है वो 18 साल से ऊपर की महिलाओं का है और हम समय समय पे जो है इन्हें बाहर निकालते हैं और इनका जो स्पोर्ट्स है वो कराते हैं ताकि फिजिकली फिट रहे। और जब ये खेलो इंडिया खेलो का जो अभियान चला था और उसमें भी यही था कि जब तक माँ नहीं खेलेगी तब तक वो अपने बच्चे को भी शायद बाहर नहीं खेलने के लिए निकालेगी। तो ये था कि स्वस्थ माँ होंगे तो स्वस्थ बच्चे होंगे और स्वस्थ बच्चे होंगे तो स्वस्थ भारत होगा। इसी विषय को लेके जो है चले हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं, स्पोर्ट्स है और कल्चरल भी हम इसमें साथ में लेते हैं, यानी घूमर कराया, ये कराया, तो इसको भी हम लोग साथ में लेके चलते हैं। और विभिन्न जो जानकारी, कानून से जानकारी है वो भी वुमेन को दी जाती है। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने, सपना जी ने हमारे इस कार्यक्रम के दौरान कही कि यदि माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे स्वस्थ होंगे, आने वाली पीढ़ी जो है वो स्वस्थ और सशक्त होगी। और सामान्यतः ये कहा जाता है कि बच्चों के खेल के लिए या फिर युवाओं के खेल के लिए तो बहुत सी संस्थाएं और सरकारें काम करती हैं, लेकिन घरेलू महिलाओं का स्वास्थ्य किस प्रकार से बेहतर बने और वे फिजिकली फिट रहें, इस बात को लेकर भी ये संगठन काम कर रहे हैं। वास्तव में अद्भुत विचार है। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि माँ एक बच्चे की पहली गुरु होती है, तो यदि गुरु का प्रशिक्षण ठीक प्रकार से हो जाए तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी अच्छी होती है। और इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार से शिवाजी महाराज की बात होती है तो बात जीजाबाई की अवश्य होती है, क्योंकि शिवाजी महाराज का जो चरित्र बना वो बना जीजाबाई के कारण। खैर, इस चर्चा को हम लेकर जाएंगे सपना जी कि जब बात भारत के परिप्रेक्ष्य में हम करते हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण की करते हैं, राष्ट्र की उन्नति में महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं, तो ध्यान में आता है कि हमारा देश जिसमें यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया, ऐसे देश में महिला सशक्तिकरण की बात करने की आखिर क्या आवश्यकता आ गई? नहीं, बीच में हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा काल गया था जब हम लोग ने गुलामी झेली थी।
तो कहीं ना कहीं जो अत्याचार महिलाओं पे हुए थे तो महिलाओं ने घरों में रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके घर के पुरुषों ने भी सोचा होगा कि इन्हें हम बाहर नहीं निकालें। तो धीरे धीरे वो वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं दबता चला गया। फिर एक ज़रूरत पड़ी कि अब इसको निकाला जाए, क्योंकि हम अपने प्राचीन इतिहास में जाके देखें तो हम लोग ने देखा जाए तो बराबरी से, यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र में भी महिलाओं की पूरी भागीदारी रहती थी जी। तो उसके बाद फिर जब महिलाएं बाहर आने लगी तो आज तो आप देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में जो है, और यहाँ तक कि इसरो की भी अधिकांश, मैं तो कहूँगी कि शायद 50% जो है साइंटिस्ट वहाँ की महिलाएं हैं। और जितना अवसर हम लोग को मिलेगा उतना अवसर हम लोग आगे आएंगे और कुछ राष्ट्र की उन्नति में सहायक होंगे। तो सपना जी का कहना है कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे उनको अवसर मिल रहे हैं उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज जीवन के और राष्ट्र के हर एक क्षेत्र में निरंतर महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं और उसके साथ ही राष्ट्र की उन्नति में भी उनकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से पिछले कुछ दशकों में जो परिवर्तन हुए हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या बात हो खेत खलिहान की, बात चाहे रिसर्च की हो, शोध की हो या बात हो सेना की, हर एक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं। सपना जी, चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि महिलाओं को इस क्षेत्र में हम कहें कि एक प्रकार से समाज जीवन में बराबरी का दर्जा देने के लिए जिस प्रकार से अनेक योजनाएं आती हैं, अनेक बातें होती हैं, बात आरक्षण की भी होती है, क्या लगता है क्या महिला आरक्षण एक महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से लाभदायक सिद्ध हो रहा है? हाँ, मैं आरक्षण पे आपके विषय पर आती हूँ। आपने जो कहा महिलाएं सेना में भी आने लगी हैं। पहले महिलाएं कमांडोज में या फिर महिलाएं शायद फाइटर प्लेन्स के लिए उपयोगी नहीं समझी जाती थी, लेकिन अभी हाल में ही उन्हें जो है कहा गया कि नहीं, आप उसमें भी आ सकते हैं। अगर कोई महिला इच्छा रखती है कि वो कमांडो बनना चाहती है या वो फाइटर प्लेन्स चलाना चाहती है, तो और अगर वो फाइट करती है उसके लिए तो वो कर सकती है और उसे एक अवसर प्रदान किया गया। आरक्षण जहाँ तक है कि आरक्षण से भी हमारा जो है समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हम जितना ज़्यादा अवसर प्रदान करेंगे, जितना ज़्यादा उनके लिए हम उनके स्किल्स ट्रेनिंग पे जो है फोकस करेंगे तो उतना ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो आरक्षण तो उनमें बदलाव ला ही रहा है, क्योंकि जब वो एक महिला घर से निकलती है बाहर तो उसे फिर समाज दिखता है और उसे कठिनाई पता चलती करती है, फिर वो अपने परिवार का पालन पोषण उस ढंग से करती है। तो आरक्षण से भी फायदा है और अवसर हम जितना प्रदान करेंगे उतना बढ़िया जो है सबके लिए भी सही रहेगा। तो महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर मिले, इस प्रकार का वातावरण समाज में बने, परिवारों में इस प्रकार का वातावरण बने कि हर एक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति भी दिखे और उपस्थिति प्रभावी हो, उसके लिए जो रोक टोक होती रहती है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है कि महिलाओं के लिए, या हम कह सकते हैं कि छोटी आयु में जब बच्चियों को शिक्षा के लिए यदि बाहर भेजना होता है तो परिवार में जिस प्रकार का वातावरण बनता है, जिस प्रकार की सोच, जिस प्रकार का विचार होता है, कहीं ना कहीं लगता है कि उसको भी अभी और परिष्कृत करने की आवश्यकता है। सपना जी, अब चर्चा आपसे ये करना चाहेंगे कि बहुत से नारीवादी संगठन जो हैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने की बात करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं उनकी कार्यप्रणाली, उनके विचार देखते हैं, उनसे मिलते हैं तो कई बार यूँ लगता है कि एक एजेंडा इस प्रकार का रहता है कि पुरुषों के साथ बराबरी करने की बात आती है। बात यूँ आती है कि पुरुष को कुछ कमतर दिखाया जाए, महिला कहीं उनसे आगे है। एक विचार ये आता है, एक विचार यूँ लगता है कि महिला अपने आप में परिपूर्ण है, उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। तो जो आंदोलन चलते हैं, जो वैचारिक संघर्ष होता है या जो सेमिनार वगैरह होते हैं, उनमें से जो विषय निकल कर आता है, किस दिशा में जाना चाहिए? पुरुषों के साथ बराबरी करनी है या फिर अपना एक स्वतंत्र अपना व्यक्तित्व जो है उससे विकसित करना? देखिए, जो महिलाएं कहती है ना कि पुरुषों से बराबरी करती हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद उनका जो कंसेप्ट कहेंगे या विचार कहेंगे वो कहीं ना कहीं उनका क्लियर तो है नहीं कि वो करना क्या चाहती हैं। पुरुष की बराबरी मतलब क्या?
तो वो जो अर्थ लगाती हैं पुरुष की बराबरी, अगर उनसे आप पूछेंगे कि भाई इसका अर्थ क्या है, तो शायद वो वहाँ पे हिचक जाती हैं। और फिर वो जो बात कहती हैं कि पुरुष जो है रात भर बाहर रह सकता है, तो रात भर घर से बाहर रहने के लिए तो हमें भी किसी ने मना नहीं किया, पर हम स्वतः ही नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन हाँ, आज़ादी की बात अगर हम कहते हैं तो आज़ादी के विषय को समझना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी कहते किसे हैं। अगर मुझे पिंक रंग की साड़ी पसंद है और मैं पिंक रंग की साड़ी पहनना चाहती हूँ, तो उसमें मेरा परिवार स्वागत करे और यही शायद मेरी आज़ादी है। लेकिन अगर हम पिंक पहन लें और सामने वाला कहे नहीं आप पे पिंक नहीं अच्छा लगता, हरा अच्छा लगता है, और हमने उनके कहने पे हरा पहन लिया, तो कहीं ना कहीं फिर वो धीरे धीरे वो अपने विचार या अपनी जो पसंद है वो खोते चले जाते हैं। तो जो अपना अस्तित्व, जो आपने दूसरा विषय कहा कि हमें अपने अस्तित्व को पहचानना है, हमें अपने स्वभाव को पहचानना है, और हम अपने स्वभाव से बराबरी के, हम तो बहुत आगे हैं उनसे। तो सपना जी का कहना है कि पुरुषों से महिलाएं बहुत आगे हैं, और निश्चित रूप से इसे हम अनेक उदाहरणों से भी देख सकते हैं। जिस प्रकार से घर में पहली शिक्षक माँ होती है, इसको ही यदि आध्यात्मिक रूप से हम देखते हैं तो सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि सनातन परंपराओं में यदि आपको शक्ति की आवश्यकता होती है तो आप दुर्गा की पूजा करते हैं, आपको धन की आवश्यकता होती है तो आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आपको बुद्धि की आवश्यकता होती है तो आपको माँ सरस्वती की शरण में जाना होता है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के बिना जीवन की न तो सार्थकता है और न ही कल्पना की जा सकती है। लेकिन जीवन को सुगम और आसान बनाना है तो उसमें भी हर एक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका निश्चित रूप से हम देख सकते हैं। चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे, जिस प्रकार से सपना जी आप स्वयं भी अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम आप करती हैं, जिस प्रकार का माहौल है, बहुत अधिक शिक्षा भी हो गई, सारी चीज़ें हैं, एक्सपोजर भी हो रहा है, लेकिन फिर भी इस दौर में किस प्रकार की चुनौतियां आप देखती हैं? क्योंकि कोई भी आप क्षेत्र देख लें, अभी भी ये स्थिति तो नहीं लगती कि किसी भी कार्यस्थल पर आप जाके देखेंगे, किसी भी ऑफिस में देखेंगे, पुरुषों के बराबर संख्या में महिलाएं अभी भी नहीं दिखती हैं। क्या कारण लगता है? हाँ, वो ज़रूर है। चुनौती तो सबसे ये है कि अगर हम अपना विचार रखते हैं तो अभी भी समाज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि महिला अपना विचार रख सकती है। तो वो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि एक महिला है तो छोटी है तो वो अपने पिता के कहने पे चल रही है, बड़ी हो रही है तो पति के कहने पे, और फिर और बड़ी हो रही है तो बेटे के कहने पर। तो वो जो उसका जो एक जो जर्नी जो चल रही है वो कहीं ना कहीं एक पुरुष समाज से ही थोड़ी सी जुड़ी हुई है। तो उसके बाहर आने में तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो अपना विचार रखती हैं, और विचार में चूँकि करुणा है उनके विचार में, क्योंकि वो परिवार है, बेटा है, ये है, उनसे जो है, तो वो बहुत अच्छे विचार रख सकती हैं, और अगर उनके विचार सुने जाएं तो वो समाज के लिए भी बहुत लाभदायक हो सकते हैं। तो ये चुनौती ये आती है कि कभी कभार जैसे काम करते हैं तो आपने ये काम अकेले कैसे लग दिया, वो वन मैन आर्मी, या फिर आपको जो है डॉन की परिभाषा इस तरह से वो जो है संज्ञा वो होनी शुरू हो जाती है। तो महिला को भी कहीं ना कहीं लग रही है कि अच्छा वो ये विचार कर रही हैं तो कहीं वो गलत तो नहीं कर सोच रही हैं। लेकिन वक्त लगेगा, धीरे धीरे अब समय तो आ रहा है कि लड़कियां भी, महिलाएं भी अपनी बात रख रही हैं, और परिवार में भी रख रही हैं, उनकी सुनी भी जा रही है और आगे बढ़ रही हैं वो। सपना जी, समाज में दो तरह के विचार देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने चर्चा की आज़ादी को लेकर, जो आज़ादी पुरुषों को है, लड़कों को है, कॉलेज में पढ़ने वालों को, काम करने वालों को, उस प्रकार की आज़ादी आज की लड़कियों को भी चाहिए, महिलाओं को भी चाहिए। और जब ये स्वर उठता है आज़ादी का, अपने निर्णय स्वयं लेने का, वहीं एक वर्ग ऐसा होता है जो नैतिकता का एक शब्द बीच में लेकर आता है। क्या लगता है, क्या कोई महीन रेखा है? हाँ, वही बात आ जाती है कि जब आज़ादी की बात आती है ना, अब कोई महिला कहती है कि मुझे जो है ये पढ़ना है, तो उसे आज़ादी तो आप उसी को कहेंगे। अगर आपने उसके विचारों पे कहीं भी अंकुश लगा दिया तो आपने उस महिला को आज़ादी तो दी नहीं, है ना। और आप अंकुश लगाना चाहते हैं, देखिए एक्चुअली है क्या कि हम किसी पर अधिकार जमाते हैं या सामने वाले को हम झुकाते हैं, उसमें हमें मज़ा बहुत आता है।
और महिला कहीं ना कहीं स्वभाव से तो करुणा रखती ही है, तो घर के पुरुष जो स्वभाव से थोड़ा सा दबंग माने जाते हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें झुकाते हैं। तो अगर आज़ादी की बात करें तो वो अगर जो चाहती हैं वो अगर उनको करने दिया जाए तो यही आज़ादी है। लेकिन वो नैतिकता अगर कह दिया जाए, जैसे एक प्रश्न है कि रात में लड़कियों को, दिल्ली वाली जो निर्भया कांड हुआ था, तो उसमें बहुत सारा वर्ग यही था कि 9 बजे रात को लड़की अकेले क्यों निकली। तो विषय ये है कि रात को 9 बजे लड़की अकेले निकली कि नहीं निकली विषय, और जो हमारा कानून व्यवस्था थी कि 9 बजे जो लड़की निकल रही है वो कानून व्यवस्था आप उसको नहीं कर रहे, वो गौण हो गया। लड़की की नैतिकता पे बात होने लगी कि वो रात में क्यों निकली। तो हम बहुत सारी व्यवस्था को इस तरह से जब नैतिकता की बात शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारी व्यवस्था को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कॉलेज में नहीं जाना चाहिए लड़कियों को, हमने फिर उस व्यवस्था को नकार दिया कि आखिर कॉलेज में जाने से माँ बाप मना क्यों कर रहे हैं। हो सकता है वो दूर हो सकता है वहाँ पे महिलाओं के लिए वो प्रॉपर फैसिलिटी ना हो जिसकी वजह से वो कॉलेज जा सके। लेकिन अब तो ये ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, और बहुत तेजी से गांव में भी स्कूल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो सपना जी का ये कहना है कि हर एक जो भी विषय है उसके दोनों पक्ष हो सकते हैं, लेकिन उजला पक्ष कौन सा है, कौन सा पक्ष ऐसा है जो राष्ट्र की उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकता है। यदि महिलाएं भी सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं, महिलाएं अलग अलग कार्यालयों में जाकर काम करती हैं, तो आप इस बात पर प्रश्न नहीं उठा सकते कि वे रात्रि में 9 बजे या रात्रि में 11 बजे घर से बाहर क्यों निकली हैं। सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था की अपनी जिम्मेदारी है कि वे किस प्रकार से अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सपना जी, चर्चा आपसे ये भी करेंगे, पिछले कुछ वर्षों में एक इस प्रकार का स्वर भी देश में देखने को मिला है, सुनने को मिला है। लोग कहते हैं कि परंपराओं को लेकर जिस प्रकार से बातें होती हैं, बात कन्यादान को लेकर भी बीच में बहुत हुई कि आखिर महिलाओं को क्या कुछ समझ रखा है कि उन्हें कोई दान दिया जा सके, इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। लेकिन दूसरे पक्ष ये भी बात करते हैं कि जो कुछ परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, आखिर उन पर आघात सहन नहीं किया जा सकता, बिना पूरे अध्ययन के इन विषयों पर नहीं आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार से पुरानी मान्यताएं, पुरानी परंपराएं हैं, उनको आधार मानकर प्रगतिशीलता की आड़ में जिस प्रकार से नए आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, अगर हम पुरानी परंपराओं की बात करें तो पुरानी परंपराएं थी क्या, अगर हम बात करें तो बहुतों को तो यही नहीं मालूम है कि पुरानी परंपराएं क्या थी। वो अननेसेसरी छोटे मोटे कुछ शब्द ले लेते हैं और शब्द पे वो बहस शुरू कर देते हैं। अब कन्यादान पे तो बहुत ज़्यादा बहस हुआ, उसमें जो इसके जानकार थे उन्होंने भी अपना विषय रखा, जो जानकार नहीं थे वही कुतर्क कर रहे थे। तो जहाँ तक मुझे है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, और भारत में या हमारी खुद की संस्कृति में हम बहुत स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने में कि हम कैसे अपना जीना चाहते हैं। तो बगैर जो है समाज को हम ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं, अगर हमारे किसी विषय से समाज को नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो मेरे ख्याल से यही हमारा उत्तम विचार होता है। सपना जी, मैं चर्चा को अभी लेके जाऊंगा। अभी जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में चर्चा देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चर्चाएं हुई, कुछ चर्चा घूंघट को लेकर हुई, कुछ चर्चा हिजाब को लेकर भी हुई। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही विषय महिलाओं से जुड़े हैं, चाहे हिजाब हो चाहे घूंघट हो। लेकिन अपने अपने वर्ग की एक मान्यताएं हैं, लोग उनको लेकर आगे आते हैं, और दूसरी तरफ बात फिर वही हम लेकर आते हैं महिलाओं की आज़ादी, महिलाओं की स्वतंत्रता, उनका स्वावलंबन और उनका सशक्तिकरण। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक ये जो विचार हैं कि घूंघट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहाँ भी हम कहेंगे कि जहाँ तक आज़ादी की बात है तो महिलाओं के व्यक्तिगत उस पे निर्णय पे छोड़ना चाहिए। अब अगर घूंघट वाली महिला है, वो अगर दौड़ में भाग लेती है तो वहाँ घूंघट लेके नहीं दौड़ेगी। वो कहीं ना कहीं अपने घर में या इस तरह से जो है वो रहने में, वो एक पहनावा उनका तय हो जाता है, वहाँ वो करेंगे। लेकिन अगर आप दबाव डालते हैं, अब कोई महिला नहीं चाहती घूंघट करने को, कोई महिला हिजाब पहनने को नहीं चाहती, और वहाँ परंपरा के नाम पे दबाव डालते हैं, तो फिर वो तो शोषण की कैटेगरी में आ जाता है। फिर आप नहीं कह सकते कि आपने महिला को स्वतंत्रता दी है। तो तय कौन करेगा? तय महिलाओं को ही करना है। तय तो स्वयं को, हर व्यक्ति को, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है,
उसको स्वयं को निर्णय करना है कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। इसीलिए आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे विषय थे जो पहले उनके ऊपर अंकुश था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और बाद में वो लड़ाई जो है इवन न्यायालय तक गई और उसके पर हुआ कि नहीं, हाँ आप ये काम जो है कर सकते हैं जी। बहुत सारे विषय हैं इसमें। सपना जी, चर्चा आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भारत देश की बात करते हैं हम, तो हमारी महिलाओं को लेकर जिस प्रकार का विचार रहा है, मैंने पहले भी निवेदन किया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते कहने वाला देश, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि सामान्य बोलचाल में भी हम बात करते हैं तो सीताराम बोला जाता है, राधे श्याम बोला जाता है। पहले नाम में भी पहले महिलाओं को आगे रखने वाला, पश्चिम ने लेडीज फर्स्ट कहा, हमारे यहाँ तो ये संस्कार में था। ऐसे देश में भी यदि महिला दिवस जैसे आयोजन की आवश्यकता पड़ती है तो क्या लगता है, क्या स्थिति परिस्थितियों में कब कैसे परिवर्तन आया? ये तो जो दिवस की अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे, जो भी दिवस बने हैं कहीं ना कहीं महिलाओं ने कोई आंदोलन चलाया है, फिर उस आंदोलन को याद रखा जाए तो उसके बाद वो महिला दिवस के रूप में शुरू हो गया है जी। तो ये सबसे पहले जो है शायद रशिया में शुरू हुआ था और उसके बाद ये फिर पूरे विश्व में जो है ये वुमेन्स डे या महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और हम कह सकते हैं हर दिन हमारे लिए है, एक दिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एक दिन जो है जब हम उस दिवस को बनाते हैं तो जगह जगह महिलाओं से रिलेटेड चर्चा होती है। हम जो है पीछे की बातों को भी याद करते हैं, आने वाले कल को भी याद करते हैं, तो वो एक खास दिन हो जाता है जिसमें हम कहते हैं हम अपने बारे में सोचें। और शायद परिवार को भी होता है, अच्छा आज महिला दिवस है तो घर की महिलाओं को आप फ्री छोड़ दीजिए। तो कह सकते हैं कि एक दिन जो है वो उनके एंजॉयमेंट का दिन होता है, लेकिन उनको जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ बहुत सी बातें जो है बताई जाती जो उनके लिए आगे बढ़ने का सहायक होती है। तो सपना जी का कहना है कि यदि महिला दिवस हो या फिर कोई अन्य दिवस हो, यदि वो मनाया जाता है तो उसके मूल में भी जाकर देखना चाहिए कि आखिर उसकी शुरुआत क्यों हुई, क्या उसके पीछे कोई आंदोलन का इतिहास है, वो कौन से देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी देश में उस दौर की मांग रही होगी कि उस किसी आंदोलन के कारण वो दिवस मनाया जाने लगा, लेकिन हमारे यहाँ उसकी कितनी प्रासंगिकता है। और यदि आप उसमें से भी सकारात्मक विषय लेकर आते हैं, उसमें से भी कोई ऐसा विषय लेकर आते हैं कि वो उस संबंधित वर्ग के लिए लाभदायक है, तो अच्छी चीज़ें हम ग्रहण कर सकते हैं। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, इस प्रकार का विचार इस चर्चा में से निकल कर आ रहा है। सपना जी, कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। आपसे हम ये चाहेंगे कि राष्ट्र की उन्नति में महिलाओं की जो भूमिका है, उसमें महिलाओं की भूमिका तो है ही, लेकिन साथ ही पुरुष भी उसमें किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए क्या संदेश, पुरुषों के लिए क्या संदेश? हाँ जी, मैं बहनों के लिए और महिलाओं के लिए मैं अगर कहूँ तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो भी करना चाहते हैं आप उसका निर्णय लीजिए और फिर परिवार में अपने ये बात कहिए। मुझे नहीं लगता आपका परिवार मना करेगा, और अगर आपका परिवार मना करता है तो आप लगातार जो है उनसे बातचीत जारी करें जब तक कि वो आपकी बात नहीं मान लेते। हमारे प्राचीन में बहुत सारे हठ योग वगैरह सबकी जो है वो जिक्र है, आप उन सब का जो है इस्तेमाल करके आप अपनी बात करें। परिवार से रिश्ता ना तोड़ें, क्योंकि वह परिवार आपका अपना ही है। और पुरुष भाइयों से भी आग्रह है कि वो अपनी बहनों की बात सुने, अपनी बेटियों की भी बात सुने, और जो है अपनी पत्नियों की भी बात सुने। और अगर हम उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं तो ये हमारे लिए जो है बहुत गर्व की बात है, और परिवार खुशी खुशी आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से हर एक वर्ग को अपनी भूमिकाएं देखनी पड़ेंगी, और हमारे देश में तो ये भी कहा गया है कि सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे, इस प्रकार की कामना की गई है, ईश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना की गई है। और यदि हम इतिहास को देखते हैं, इतिहास हमारा संबल है और इतिहास हमारा समृद्ध है। इस इतिहास को यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से हम भी यह विचार करने पर विवश हो सकते हैं कि आखिर ये महिला स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, इस प्रकार के शब्दों की आवश्यकता क्यों हो गई। क्योंकि जिस देश में रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं, जिस देश में सीता सावित्री अहिल्या जैसी अनेक महिलाओं का अलग अपना अपना इतिहास है, कर्णगी गार्गी का अपना इतिहास है, आप जितने नाम देखते
जाएंगे, उनका जीवन यदि आप पढ़ेंगे, उस इतिहास को देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा कि बीच का जो कुछ कालखंड, गुलामी का कालखंड था, जो स्वाभिमान शून्य कर देने वाला जो कालखंड था, जिस कालखंड में षड्यंत्र रचे गए हमारी परंपराओं के खिलाफ, हमारी मान्यताओं के खिलाफ, हमारे जीवन मूल्यों के खिलाफ, उस कालखंड को यदि निकाल देते हैं तो सब कुछ उजला ही नजर आएगा और भविष्य भी अच्छा ही होगा। राष्ट्र की उन्नति में महिलाओं की भूमिका पहले भी प्रभावी थी, आगे भी रहने वाली है। और इस विषय पर सपना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही सहजता से ये सारा विषय रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।